HSI थ्योरी का चैप्टर नंबर हम 1 जल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है जल प्रदूषण, है ना। तो जल प्रदूषण कारण और निवारण। जल प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल होते हुए भी इसमें से मानव के उपभोग योग्य जल की मात्रा कम है। प्रकृति से प्राप्त जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। वर्षा का पानी ही भूमिगत जल स्रोत बनता है। जल ही यौगिक पदार्थ है। यह एक रंगहीन द्रव्य है। 2 परमाणु हाइड्रोजन व 1 परमाणु ऑक्सीजन मिलकर एक पानी बनाते हैं, है ना। तो क्या है, जल प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है ना। पृथ्वी में इतनी मात्रा में जल होने के बावजूद भी जल की कमी हमें महसूस होती है। उसका रीजन क्या है कि अधिकतर जल जो है वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, जो कि समुद्र के रूप में, खारे जल के रूप में वो वेस्ट है, जिसका हम उपयोग अपने दैनिक यूज में नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसमें अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रकृति से प्राप्त जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है ना। जो जल वर्षा के रूप में हमारी धरती पर आता है, वही जल हम उपयोग में ले सकते हैं, है ना। उसका उपयोग हम पीने में भी करते हैं और अन्य जो भी हमारे उपयोग है हम उनको उपयोग में ले सकते हैं। वर्षा का पानी ही भूमिगत जल स्रोत बनता है ना। जो बारिश के रूप में पानी भूमि पर गिरता है ना, वह भूमिगत अंदर जाकर, है ना, फिर हम उसका उपयोग पीने के लिए एवं अन्य उपयोगों के लिए करते हैं। जल ही यौगिक पदार्थ है। यह एक रंगहीन द्रव्य है ना। जल एक रंगहीन द्रव्य होता है ना, जिसका कोई रंग नहीं होता है ना। 2 परमाणु हाइड्रोजन व 1 परमाणु ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं ना। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें हमको क्या स्पष्ट होता है? 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन के मिलकर क्या जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। वर्षा का जल आरंभ में शुद्ध होता है, किंतु मंडल की ऊपरी सतहों से जैसे जैसे यह पृथ्वी पर आता है, इसमें धूल के कण, गैस व अन्य अशुद्धियां मिल जाती हैं, है ना। क्या होता है कि जल जो वर्षा का जल जब ऊपर से गिरता है तो वह पूर्णतः शुद्ध होता है ना। वो जब ऊपर रहता है ना, बादलों के रूप में, तो वह जब पृथ्वी पर गिरता है उस वक्त वह शुद्ध होता है। बट वायुमंडल में आता है तो वह प्रदूषित हो जाता है। कैसे प्रदूषित हो जाता है? हमारे द्वारा फैक्ट्रियों, है ना, गाड़ियों, वाहनों द्वारा निकला हुआ धुआं, है ना, और भी जो हम क्रियाएं करते हैं, है ना, और हमारे द्वारा धूल, डस्ट आदि जो कि बहुत खतरनाक होती है, वो वायुमंडल में रहती हैं। और वो जल जब वायुमंडल से आता है तो उसमें ये सब अशुद्धियां मिल जाती हैं। इससे क्या होता है? जल जो पृथ्वी पर हमको प्राप्त होता है वह प्रदूषित हो जाता है। फिर वह शुद्ध कैसे होता है? पुनः फिल्टर कैसे होता है? जब वह जल ऊपर से गिरता है, पानी, है ना, तो वह पृथ्वी पर आता है। तो जब वह भूमिगत होता है ना, जमीन के अंदर प्रवेश करता है, तो जमीन के अंदर प्रवेश करने के पश्चात वह शुद्ध होता है। जब हम उसे पुनः प्राप्त करते हैं तो वह फिल्टर होकर हमें एक शुद्ध जल के रूप में प्राप्त होता है। जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है ना। मानव जीवन एवं जीवन के लिए ही जल एक महत्वपूर्ण यौगिक है ना। इसके बिना जीवन असंभव होता है ना। कहा भी है बिन पानी सब शून्य, है ना। एक कहावत कही गई है जिसके अनुसार बिना पानी के सब शून्य है ना। शरीर का 70% भाग जल है। हमारे मानव शरीर का 70% हिस्सा जो है वह जल के द्वारा निर्मित होता है। अशुद्ध जल शरीर को हानि पहुंचाता है और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। विशेषकर हैजा, पेचिस,
पीलिया, टाइफाइड, मलेरिया, पेट के कीड़े आदि बीमारियां दूषित जल के कारण ही फैलती हैं, है ना। हम अगर जल दूषित है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा हमारे शरीर में बढ़ जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शुद्ध पेयजल के भौतिक व रासायन गुण निश्चित किए हैं। भौतिक मानक के अनुसार पेयजल स्वच्छ, शीतल, निर्मल, गंधरहित व स्वादहीन होता है ना। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल के क्या वो है गुण हैं? शीतल, शीतल मतलब ठंडा, निर्मल शुद्ध, गंध रहित, है ना, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं होती है या गंध होती ही नहीं है, ना वो महकता है ना वह बदबू देता है ना। वह स्वादहीन होता है, जल का कोई स्वाद नहीं होता है। शुद्ध जल जो होता है उसका कोई स्वाद नहीं होता, उसमें हम कोल्ड ड्रिंक मिला देंगे तो वो स्वाद देगा, तो वो शुद्ध जल नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें हमने कोल्ड ड्रिंक मिलाई, शक्कर मिलाई, जो चीनी के कारण उसका स्वाद बदला। एक्चुअल में जल का कोई भी स्वाद नहीं होता है ना। रासायनिक मानक के अनुसार पेयजल का पीएच मात्र 7 व 8.5 के बीच होना चाहिए, है ना। जैविक मानक के अनुसार शुद्ध पेयजल में अदब्य बेसिलस क्या है कुलाई प्रति 10 मिलीलीटर कैल्शियम सल्फेट, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जिंक, सीसा, कैडमियम, पारा तथा अन्य रासायनिक अम्ल आदि पाए जाते हैं। अशुद्ध जल में कैल्शियम सल्फेट, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जिंक, सीसा, कैडमियम, पारा व अन्य रासायनिक अम्ल पाए जाते हैं, है ना। जब कोई संक्रामक रोग फैलता है तो उसके रोगाणु पानी में घुलकर ही व्यक्ति को रोगग्रस्त करते हैं, है ना। मतलब जो भी जीवाणु विषाणु है ना फैलते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी में घुलकर, है ना, शरीर में 70% पानी है ना, तो वह पानी में घुलकर और लोगों को रोग से ग्रसित करते हैं ना, अपना प्रभाव दिखाते हैं। कुएं, बावड़ी व जलाशयों का पानी प्रदूषण के कारण दूषित हो जाता है ना। जनसंख्या विस्फोट में भी पेयजल की समस्या पैदा की है ना। अब सीधी सी बात है कि कहीं पर जहां 100 लोग एक कुएं का उपयोग करते थे, वहां से पानी भरते थे, आज 10,000 लोग की वहां संख्या हो गई है, तो कहीं ना कहीं पेयजल की समस्या तो आएगी, है ना। वो जब संख्या बढ़ेगी, है ना, स्रोत कम है ना, पानी जो ऊपर से गिर रहा है वो भी मतलब फिक्स नहीं रहता, किसी साल कम वर्षा होती है, कभी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ज्यादा हुई तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट कम हुई तो कहीं ना कहीं भूमिगत जल स्तर डाउन होता है, पानी का उपयोग ज्यादा होता है तो भूमिगत जल स्तर कम होता है। अब जल स्तर कम हुआ, पानी की कमी आई, जनसंख्या ज्यादा है ना, उपयोगकर्ता ज्यादा है ना, इससे पानी की समस्या उत्पन्न होती है। अगला है जल प्रदूषण से कैसे बचें। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कई सामान्य विधियां हैं, इनमें कुछ इस प्रकार हैं। इसमें है भौतिक विधियां, क्या है? पानी को निथार कर कुछ समान समय के लिए टैंक या बर्तन आदि में ठहरने देते हैं। इससे अशुद्धियां भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती हैं और पानी साफ रहता है ना। क्या होता है
कि जो पानी गंदा होता है जिसमें मिट्टी, डस्ट आदि कई प्रकार के पदार्थ मिले रहते हैं, उसको हम खाली बर्तन में, है ना, पानी को भर कर रख देंगे, कुछ समय के लिए उसको छोड़ देंगे, तो अशुद्धियां जो है वो नीचे बैठ जाती हैं। हम ये घर में भी करते हैं, है ना, कई पानी अगर ज्यादा गंदा है उसको भर के रख दी, ऑटोमेटिकली जो अशुद्धियां रहती, मिट्टी वगैरह, डस्ट, वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर का पानी हम प्रयोग में ले लेते हैं, है ना। अगला है इसमें पानी को उबालकर भी उसे शुद्ध किया जाता है, इससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। उबला हुआ पानी फिर किसी पात्र में छान लेना चाहिए। उबला हुआ पानी पीने में स्वाद रहित और फीका होता है। पानी को छानने के लिए जो कपड़ा काम में ले वह साफ व गाढ़ा होना चाहिए, है ना। उबालने से पानी की अस्थायी कठोरता नष्ट हो जाती है। जल शोधन की, जिसमें कठोर जल को परम्यूटेट व माटी रेत के बीच गुजार कर छाना जाता है ना। तो दूसरी विधि क्या है, पानी को उबालकर, है ना, हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। पानी को उबालने से होता क्या है कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो उसमें विषाणु, है ना, रहते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, है ना, अधिक हीट के कारण वो मर जाते हैं। लेकिन ये इससे बस काम नहीं चलता है, हमको क्या करना चाहिए, जो पानी हमने उबाला है ना, तो उससे हमने विषाणु तो नष्ट कर दिए, बट उसमें जो डस्ट वगैरह, धूल है, उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, हम उसको छान सकते हैं, छान कर उसको हम उपयोग में ले सकते हैं। तो छानने के पूर्व हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम पानी को छान रहे हैं तो जो कपड़ा हम छानने के लिए उपयोग कर रहे हैं वह भी स्वच्छ होना चाहिए और कपड़ा हल्का मोटा होना चाहिए, है ना। नॉर्मल अगर ऐसे ही कपड़ा है तो उससे अशुद्धियां भी प्रवेश करके और पानी में मिली रहेंगी, इससे कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो कपड़ा गाढ़ा, है ना, गाढ़ा होना चाहिए जिससे कि अशुद्धियां वहां पर स्थगित हो जाएं और हम पानी को शुद्ध कर पाए। अगला है स्तवन विधि से भी पानी को शुद्ध किया जाता है। इसमें पहले पानी को उबालकर भाप में परिवर्तित कर देते हैं और फिर उस भाप को शीतकों द्वारा द्रवीभूत कर देते हैं। यह पानी अत्यंत स्वच्छ और गुणकारी होता है। इस पानी का उपयोग दवाओं तथा रासायनिक कार्यों में किया जाता है। स्तवन विधि में क्या करते हैं, जल का वाष्पीकरण करते हैं। वाष्पीकरण के दौरान जो भाप बन के पानी ऊपर जाता है उसको पुनः जल में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह सबसे अच्छी विधि होती है, पानी इसमें सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। क्यों होता है, जो वर्षा का जल है वह भी इसी विधि के द्वारा हमको प्राप्त होता है ना। क्या होता है कि धूप पड़ती, टेम्परेचर हाई होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, वह ऊपर जाता है ना भाप बन के। वह जल क्या होता है, वह जल जब उसको थोड़ा वो मिलेगी, नमी मिलेगी, वह ठंडा होकर पुनः बारिश के रूप में आता है। वही विधि यहाँ पे प्रयोग होती है। जल को वाष्पीकरण किए, वो भाप बन के ऊपर गया तो उसको ऊपर एकत्रित करके उस भाप को और उसको पानी के रूप में परिवर्तित किए। ना उसमें धूल के कण जाएंगे, ना उसमें वायरस जा सकते हैं, ना पूर्णतः वह सबसे स्वच्छ पानी हमको उसी रूप में प्राप्त होता है, जो भाप को पानी में कन्वर्ट करके हमको प्राप्त होते हैं, है ना। अगला है बाजार में पानी छानने का फिल्टर भी मिलता है। इससे पानी साफ भी मिलता है, पर वे महंगे होते हैं जो आम व्यक्ति को की पहुंच से दूर हैं। ऐसे बड़े पात्र भी मिलते हैं जिसमें कोयला, रेत आदि भरकर पात्र के पीने से साफ पानी निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, बाजार में पानी को साफ करने के लिए फिल्टर आते हैं, आरओ और ये कैंट वगैरह, ये क्या है, फिल्टर के उदाहरण हैं। ये क्या करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं, बट आम नागरिक इसको खरीद पाना मुश्किल होता है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए एक क्या करते हैं, रेत और कोयले का से भरा एक पात्र होता है जिसमें नीचे पेनी पे छिद्र होता है ना, जिसमें पानी डालकर उससे
पानी साफ पानी प्राप्त करने के लिए नीचे, है ना, वहां पे बर्तन रख के उसको स्वच्छ किया जाता है। यह विधि का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है रासायनिक विधियां, है ना। अभी तक हमने भौतिक विधियां पढ़ी थी, अब हम अगले पॉइंट में पढ़ते हैं रासायनिक विधियां। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रासायनिक विधियां। पहला इसमें गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे सस्ता तरीका फिटकरी घोलना है। फिटकरी के कारण मिट्टी व अघुलनशील पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। 100 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा लेकर उसे पानी के बर्तन में 5-7 मिनट तक घुमाने से अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, है ना। फिटकरी का पानी टुकड़ा फिर काम में लिया जा सकता है ना। पहली रासायनिक विधि क्या है, फिटकरी क्या करती है, पानी के जो अशुद्धियां हैं उनको नीचे बैठा देती है ना। हम इसके माध्यम से पानी को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, है ना। पानी का जो बर्तन है हमारा, हम उसमें फिटकरी को घुमाएं, उससे क्या होगा, जो पानी की अशुद्धियां हैं वह नीचे तल में जाकर बैठ जाएंगी, है ना, और उससे क्या होगा, पानी शुद्ध हो जाएगा, है ना। और हम उस फिटकरी को पुनः लेकर और उसे हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं, है ना। अगला है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए लाल दवा, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, चूना भी काम में लिया जाता